सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अरावली के जंगलों में मैं मौजूद हूं। दरअसल अरावली को लेकर विवाद गहराया है। विवाद ऐसा गहराया है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों में आक्रोश है। आक्रोश क्यों है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया है जिसके बाद से अरावली की चर्चा हो रही है, और उस फैसले का प्रभाव क्या पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है और हम अरावली के मुद्दे को समझने के लिए अरावली के जंगलों में आ पहुंचे हैं। जब हम अरावली के जंगलों में मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और हरियाली देखकर निश्चित तौर पर मन अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब आप दिल्ली से आएंगे, दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि जब आप इस तरह के पेड़ पौधों के बीच में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी हवा मिलती है, अच्छा सुकून मिलता है। क्योंकि एक बड़ा सवाल यही है कि अरावली पर अगर संकट आएगा तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों की हवा जहरीली हो जाएगी और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि 2.5 अरब साल पुरानी अरावली, जी हां, 2.5 अरब साल यानी कि 250 करोड़ साल पुरानी अरावली का इतिहास है। और उसमें कहा गया कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें यह कहा गया कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, वन क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो इस फैसले पर बवाल क्यों है? यह बड़ा सवाल अहम हो जाता है। विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकारों को और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाएगी। ऐसे में जब राज्य सरकारें और प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ताकत मिल जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं जंगलों को नुकसान होगा, पहाड़ी को नुकसान होगा। यानी कि जो इलाका अभी तक जंगल जैसा माना जा रहा था उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। इस बात की आशंका है, अगर क्योंकि वन क्षेत्र था, जंगल जैसा क्षेत्र था, तो वहां पर कटाई और वहां पर निर्माण बैन है। लेकिन अगर राज्य सरकारों को डिफाइन करने का अधिकार मिल जाएगा तो राजस्व भूमि उसे घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद से वो जमीनें उद्योगों के लिए, माइनिंग के लिए और तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। और गैर वन क्षेत्र है तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी विकास के नाम पर हो सकता है। और यही वजह है कि इसी वजह से लोगों में यह डर पैदा हो रहा है कि कहीं अरावली धीरे धीरे खोखली न हो जाए। और अगर अरावली खोखली हो जाएगी तो इससे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा होगा। आपको बता दें कि अरावली को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर अरावली का इंपैक्ट क्या है, अरावली का इतिहास क्या है। यह बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अरावली सिर्फ राजस्थान नहीं, गुजरात, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों, हरियाणा तक फैली हुई है। दिल्ली तक भी अरावली, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलता है। और अब अरावली ही कहीं ना कहीं संकट में है। अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि आजकल दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली है। अब अगर आप सोचिए कि 100 मीटर से नीचे की अरावली मानकर चलिए, हालांकि भले ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि हम 20 मीटर नीचे से काउंट करेंगे। लेकिन अगर 100 मीटर को, अगर आप चलिए जमीन से 100 मीटर है, 20 मीटर अगर आप नीचे से करेंगे तो 80 मीटर तक की अरावली भी अगर जाएगी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अरावली का नष्ट हो सकता है। ऐसा लोगों में डर है, लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो अगर आप सोचिए कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों की हवा का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वर्षा पर बहुत असर पड़ेगा। ऐसे में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का बहुत असर देखने को मिलेगा। कम वर्षा होगी और यहाँ की ज्यादातर जमीन रेतीली हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो थार मरुस्थल के रेगिस्तान है, वहां के जो बालू है, उस बालू को अरावली रोकता है। कहाँ?
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में आने से रोकने के लिए। अगर वो हवा, पश्चिम हवाएं, खासकर जब मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पछुआ हवाएं चलती हैं, वो गर्म हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के जरिए ये बालू देश के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा और उससे इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो आने वाले समय में लोग सोच नहीं सकते। जो उपजाऊ जमीनें हैं, वो उपजाऊ जमीनें बंजर जमीनों में तब्दील हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ग्लेशियर का भी खतरा होगा। जैसा कि हमने बताया आपको कि मरुस्थल अगर जमीन हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती किसानी पर डिपेंडेंट है, ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ा संकट ये रहेगा कि वो खेती किसानी से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा भूजल पर सीधा असर पड़ेगा और आपको बता दें कि गर्मी और बेरहम हो जाएगी। वैसे भी दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो या देश का तमाम हिस्सा हो, मई जून की गर्मियों में 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर आम बात हो गई है। अगर अरावली नहीं रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यही टेम्परेचर 53-54 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अरावली का फैलाव क्षेत्र कितना है। आपको बता दें कि अरावली का फैलाव क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अरावली का असर। अगर मैं आपको समझाऊं, हरियाणा और राजस्थान में बड़ी मात्रा में अरावली क्षेत्र राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है। पहले इन्हें जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगे कि वन है या नहीं। यहीं से लोगों में यह खतरा पैदा होता है। अब दिल्ली के हवा की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में आजकल आप सुन रहे होंगे कि AQI कहीं 400 पार है, कहीं 500 पार है, पता नहीं कहां कहां कितना पार है। लेकिन एक और चीज आपको बताऊं कि अरावली दिल्ली NCR के लिए डस्ट बैरियर के तौर पर काम करती है। लेकिन अगर ये अवैध खनन और अरावली की कटाई अगर बढ़ती है, तो PM10, PM 2.5 में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। पानी पर असर की अगर हम बात करें, तो अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोकती हैं, धीरे धीरे जमीन में भेजती हैं और डेटा के मुताबिक हरियाणा राजस्थान बेल्ट पहले से जल संकट में है। ऐसे में अगर अरावली कमजोर होती है, तो बोरवेल और नीचे चले जाएंगे, ट्यूबवेल सूखने की रफ्तार तेज होने लगेगी, जिससे किसानों और आम जनजीवन को अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहां जल संकट का लोगों को सामना करना पड़ेगा। तापमान पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी बहुत अहम रोल हो जाता है अरावली को लेकर। आपको बता दें कि अरावली को NCR का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर कटाई बढ़ती है, तो ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम पर भी असर पड़ेगा और अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट तेज हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थार की तरफ से आने वाली हवाएं खासकर अप्रैल, मई और जून के महीने में ये दिल्ली NCR समेत देश के हिस्सों में और गर्मी फैलाएंगी। जो टेम्परेचर मौजूदा समय में 47, 48, 49 डिग्री आम होता है, ये संभवतः 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। अब आपको बता दें कि अरावली के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली में अरावली पहाड़ियों में खनन की अनुमति नहीं है। मैं दोहराता हूं, पूर्ण प्रतिबंधित है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 20 से अधिक आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र बरकरार है। पहाड़ियों की चोटियों के नीचे खुदाई की पूर्व प्रथा अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि अरावली संरक्षण मानदंडों में पहली बार कोई छूट नहीं दी गई है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इन चारों राज्यों में सख्त नियम लागू रहेंगे। अरावली की चोटी को लेकर जमीन तक पूरी संरचना संरक्षित है और 100 मीटर वाले नियम पर भी भूपेंद्र यादव की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने कहा है कि यह भ्रम है कि 100 मीटर का मतलब केवल चोटी है, यह गलत है। उन्होंने आगे कहा, संरक्षण पर्वत के आधार पर 20 मीटर भूमिगत से लेकर 100 मीटर तक फैला हुआ है। ये उनकी तरफ से बयान आया। हालांकि उनके अब इसी बयान को लेकर लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और साथ ही उनकी तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि 100 मीटर का मतलब यह नहीं है कि इसके नीचे खनन की अनुमति है। और यह भी उन्होंने भरोसा जताया है पूरी पर्वतीय संरचना संरक्षित है। और साथ ही उनकी तरफ से 2-3 और अहम बयान हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी है, तो वह भूमि भी अरावली क्षेत्र मानी जाएगी। और यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक भाग अब संरक्षित है
और ये कहा कि आगे लिखित में भी जवाब दिया जाएगा। अब अरावली के संरक्षण का दायरा हम समझ लेते हैं। दरअसल कुल अरावली का क्षेत्र 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर है। केवल 2% क्षेत्र यानी 217 वर्ग किलोमीटर में खनन की अनुमति है, वो भी सख्त शर्तों के साथ है। लेकिन अब जिस तरीके का ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब भूपेंद्र यादव की तरफ से ये सफाई दी गई है, लेकिन अभी भी लोग उनकी सफाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आंदोलन आने वाले समय में, इस आंदोलन का प्रभाव क्या होगा और क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले में सुनवाई करनी पड़ेगी और क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस 100 मीटर वाले अपने परिभाषा को फिर से बदलना होगा। इन तमाम मसलों पर हमारी नजर बनी रहे।